पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र से पाठ 1, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं ये जानेंगे। यानी हमें जिन भी वस्तुओं की जरूरत होती है, जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल, बिस्कुट, इनको उत्पादित करने के लिए, इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है। उन्हीं चीजों के बारे में हम इस पाठ में समझने वाले हैं। कहानी की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। परिचय। सबसे पहले पालमपुर गांव के बारे में जान लेते हैं। इस कहानी में, इस पाठ में गांव का नाम क्या है? पालमपुर। ये एक काल्पनिक गांव है, यानी ये गांव सोचा गया है, वास्तव में नहीं है। कहीं आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में पालमपुर घूमने चलते हैं, मिलेगा नहीं आपको। कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए गांव की कहानी को जरिया बनाया गया है। तो पालमपुर क्या है? एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर गांव में ज्यादातर लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यानी इस गांव के ज्यादातर लोग खेती में लगे हुए हैं, खेती करके अपनी जीविका जुटाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेती न करके अन्य क्रियाओं के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। अन्य क्रियाएं जैसे कि डेयरी हो गया, छोटे स्तर पर विनिर्माण, परिवहन। तो पालमपुर गांव में कुल मिलाकर क्या है? ज्यादातर लोग खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती ना करके दूसरी क्रियाओं से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आगे चलते हैं। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। वो कैसे? एक बड़ा गांव है रायगंज, जो कि पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। सड़कें भी अच्छी बनी हुई है। सड़क पालमपुर गांव को छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कनेक्टिविटी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। यानी पालमपुर गांव में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। और कितने परिवार हैं? कुल मिलाकर 450 परिवार हैं। उच्च जाति के जो 80 परिवार हैं वो ज्यादातर जमीन के मालिक हैं। यानी गांव की ज्यादातर जमीन पर इन 80 ऊंची जाति के परिवारों का मालिकाना हक है। इनके मकान भी बड़े हैं और पक्के बने हुए हैं, यानी कच्चे मकान नहीं हैं। और जो दलित परिवार हैं, जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं, वो गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 हैं। ये अनुसूचित लोग कच्चे घरों में रहते हैं। इनके घर मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अलग अलग जातियों के परिवार पालमपुर में रहते हैं। जो ऊंची जाति के परिवार हैं, उनके पास गांव की ज्यादातर जमीन है। और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो गांव के एक कोने में रहते हैं। और उनके मकान कैसे हैं? कच्चे मकान हैं। इनके घर मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। और जो ऊंची जाति के लोग हैं, इनके मकान पक्के हैं। इनके मकान ईंटों से बने हुए हैं। पालमपुर के ज्यादातर घरों में बिजली है। खेतों में पानी देने के लिए नलकूप लगाए गए हैं, जो कि बिजली से ही चलते हैं। इस गांव में प्राथमिक विद्यालय भी है, एक हाई स्कूल भी है, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है, जहां पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पालमपुर में सड़कें हैं, परिवहन के साधन भी हैं, यानी अच्छी कनेक्टिविटी है, बिजली है, खेतों में पानी देने के लिए नलकूप लगाए गए हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल भी है, स्वास्थ्य केंद्र है जहां बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। इन सबको देखा जाए तो सारी सुविधाएं पालमपुर गांव में हैं। ये पालमपुर गांव के बारे में हमने जान लिया। पालमपुर गांव में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, कुछ अन्य कामों में भी लगे हुए हैं। इस तरह से हम भारत के गांवों को देख सकते हैं। तो ज्यादातर गांव में यही देखने को मिलता है। जैसे ज्यादातर लोग खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कुछ लोग बाहर शहरों में नौकरी, दुकानदारी, डेयरी आदि कामों में लगे हुए हैं। अब आपको ये समझना है, अब आपको ये देखना है कि आप जिस भी गांव या कस्बे से आते हैं, वहाँ पर आपके गांव या कस्बे में लोग किन किन कामों में लगे हुए हैं। आप अपने गांव या कस्बे की तुलना पालमपुर गांव से करके देखो, आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं और कौन कौन सी सुविधाएं नहीं है जो पालमपुर गांव में है। इस पेज में हमने पालमपुर गांव के बारे में समझ लिया है। पालमपुर गांव में भी अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन होता है। ज्यादातर लोग खेती करते हैं, खेतों में गेहूं, धान, सब्जियां उगाते हैं। अब इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी वे चीजें हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
उत्पादन का संगठन। पालमपुर गांव के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना है, थोड़ा बहुत समझा है। क्या समझा है? पालमपुर गांव में ऊंची जाति के लोग रहते हैं, कुछ परिवार निम्न जाति के हैं, यानी दलित परिवार भी हैं, लेकिन ज्यादातर जमीन के मालिक उच्च जाति के कुछ परिवार हैं। और गांव के ज्यादातर लोग खेती करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेती ना करके अन्य कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, छोटे स्तर पर निर्माण कार्य हो गया, यानी खेतों में अनाज फल सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ छोटे स्तर पर निर्माण कार्य भी होता है, यानी छोटी मोटी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि गन्ने से गुड़ बनाना, चीनी बनाना, टोकरियां बनाना, ये सब काम होते हैं पालमपुर गाँव में। ये हमने थोड़ा बहुत समझा था पालमपुर गाँव के बारे में। अब ये बताओ कि उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, यानी हम उत्पादन क्यों करते हैं। सीधी सी बात है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। हमें बिस्कुट की जरूरत होती है, बिस्कुट बनाते हैं। ब्रेड की जरूरत होती है, ब्रेड का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से जिन भी वस्तुओं और सेवाओं की हमें आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं। यही होता है उत्पादन का उद्देश्य। इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जिनकी की हमें आवश्यकता होती है, कुछ चीजें चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी है वे? भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में भी 2 चीजें आती हैं, औजार, मशीन और भवन, कच्चा माल और मुद्रा। चौथा है मानव पूंजी, यानी कि किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। एक उदाहरण से समझते हैं। अब मान लो गेहूं का उत्पादन करना है। गेहूं उगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? जमीन यानी भूमि, इसके साथ साथ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल हो गया, हवा, सूर्य का प्रकाश। इसी तरह से आलू के चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री लगानी है, क्या क्या चाहिए? भूमि, जमीन पर ही तो फैक्ट्री लगेगी, हवा में तो लगेगी नहीं। पानी चाहिए, आलू चाहिए। इसी तरह और भी कई सारी चीजों की जरूरत होती है। भूमि के बाद दूसरा क्या आता है? श्रम, यानी जो लोग काम करेंगे। कुछ काम में शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, यानी शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है। मान लो घर बनाना है, ईंट ढोने के लिए शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत की जरूरत होगी। ऐसे ही मिट्टी ढोनी है, मसाला बनाना है, इसके लिए भी शारीरिक श्रम की जरूरत होती है। कुछ कामों को करने के लिए पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत होती है। मान लो घर बना रहे हैं और हमें बनवाना है घर का नक्शा, यानी कहाँ पर रसोई होगी, कहाँ पर मंदिर का स्थान होगा। तो ये नक्शा बनाने का काम कौन करेगा? जो इस काम में कुशल होगा, पढ़ा लिखा होगा। ईंट ढोने वाला श्रमिक तो ये काम करेगा नहीं। जिसे इस काम का ज्ञान होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वही तो करेगा। इस तरह से कुछ कामों में हमें शारीरिक श्रम की जरूरत होती है और कुछ कामों में हमें पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत होती है। श्रम के बाद तीसरी आवश्यकता क्या है? भौतिक पूंजी, यानी उत्पादन के हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। अब भौतिक पूंजी में क्या क्या शामिल है वो समझते हैं। औजार, मशीन और भवन। छोटी मशीन से लेकर बड़ी मशीन इसमें आती है। कहने का मतलब ये है कि साधारण सा औजार जैसे कि हल भी भौतिक पूंजी में शामिल होगा और परिष्कृत मशीनें जैसे कि टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये भी भौतिक पूंजी में ही आएगा। और ये जो औजार, मशीन और भवन है, इनको स्थायी पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिख देते हैं। औजार, मशीन और भवन को स्थायी पूंजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार लेने के बाद इनका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है। अब मान लो मैंने कंप्यूटर लिया है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो खराब तो होगा नहीं, दूसरी बार भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी औजार, मशीन और भवन, इनका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं, इसलिए इनको स्थायी पूंजी कहा जाता है। भौतिक पूंजी में दूसरा क्या आता है? कच्चा माल और मुद्रा। कच्चा माल और नगद मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी। क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिख देते हैं। कच्चा माल और मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है? ये जो चीजें हैं, कच्चा माल और नगद मुद्रा, ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। यानी जैसे जैसे हम वस्तु का उत्पादन करते जाते हैं, हमारे पास कच्चा माल और नगद मुद्रा समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण से समझते हैं ऐसा कैसे होता है। आलू चिप्स की फैक्ट्री लगाई हमने, जमीन खरीद ली,
उसी जमीन पर फैक्ट्री लगा ली हमने, जिन जिन मशीनों की जरूरत थी उसके लिए मशीनें खरीद ली, जैसे कि आलू साफ करने के लिए, चिप्स काटने के लिए, फ्राई करने के लिए, चिप्स की पैकिंग करने के लिए। ठीक है, जो भी औजार और मशीनें हमने खरीदी ये क्या है, स्थायी पूंजी है। स्थायी पूंजी इसका मतलब मैंने पिछले पॉइंट में आपको बता दिया है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि स्थायी पूंजी का मतलब क्या होता है। तो मशीन क्या है, स्थायी पूंजी है। कार्यशील पूंजी में आती है कच्चा माल और मुद्रा। आलू चिप्स की फैक्ट्री के लिए कच्चा माल क्या है, आलू। जैसे जैसे हम चिप्स बनाते जाएंगे हमारे पास आलू का जो स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें और चिप्स बनाने के लिए आलू खरीदने पड़ेंगे। इन और आलूओं को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, मुद्रा यानी धन। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता जाता है कच्चा माल और नकद मुद्रा समाप्त होती जाती है, इसलिए इन्हें कार्यशील पूंजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 हमने समझ ली। कौन कौन सी, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। तीसरा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में भी 2 चीजें आती है, औजार, मशीन और भवन जिसको स्थायी पूंजी कहा जाता है, कच्चा माल और मुद्रा जिसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। यानी उत्पादन के 3 कारकों को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। ये काम करेगा कौन, मानव, और उस मानव में भी योग्यता होगी, कौशल होगा, तभी कर सकता है। ये योग्यता और कौशल मानव में कैसे होगा, जब उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, यानी मानव में भी निवेश किया जाएगा, तभी तो मानव पूंजी बनेगा, तभी तो मानव के पास कौशल होगा, काम करने की योग्यता होगी। यहाँ पर हम इसे ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि पार्ट 2 में हम विशेष रूप से मानव पूंजी के बारे में ही पढ़ेंगे। पालमपुर गांव की कहानी में प्रथम 3 कारकों के बारे में ज्यादा जानेंगे। कौन कौन से, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे, भौतिक पूंजी, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। मानव पूंजी जो कि उत्पादन का चौथा कारक है उसको हम पार्ट 2 में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। पालमपुर में खेती। पिछले पेज में हमने उत्पादन के 4 कारकों के बारे में जाना है, साथ ही साथ ये भी समझा है कि पालमपुर गांव की कहानी में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में ज्यादा जानेंगे, उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। उत्पादन का जो चौथा कारक है मानव पूंजी, उसके बारे में हम पार्ट 2 में डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ से शुरुआत होती है उत्पादन के 3 कारकों को समझने की। अब अपने पॉइंट पर आते हैं। भूमि स्थिर है। पालमपुर में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, लगभग 75% लोग खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जो खेती के काम में लगे हैं या तो वे किसान हैं, यानी इनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन है, अपने खेत हैं, या फिर कृषि मजदूर है, ये भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं लेकिन इनके पास अपनी जमीन नहीं है, ये मजदूरी पर काम करते हैं। जो किसान है जिनके पास अपनी जमीन है और कृषि मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, इनका हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। अब वो कैसे, खेतों में उत्पादन होगा तभी तो किसान के पास अनाज होगा, अतिरिक्त अनाज को बेचकर किसान के पास कुछ पैसा आएगा। मजदूर का हित भी जुड़ा हुआ है। मजदूर का हित कैसे जुड़ा है खेतों में उत्पादन से, मजदूरों को खेतों में काम मिलेगा, काम के बदले उसे अनाज या पैसा दिया जाएगा। लेकिन एक समस्या है, वो क्या है, भूमि स्थिर है। जिस भूमि पर खेती की जाती है वो स्थिर है। अब जो खेत है वो तो उतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि चारों तरफ से खींचे और जमीन बढ़ जाए, जमीन तो उतनी ही रहेगी। और पालमपुर में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, यानी ज्यादातर लोग खेती के द्वारा अपनी जीविका जुटाते हैं। जो बंजर जमीन थी पालमपुर में उसको भी खेती करने के योग्य बना दिया गया। अब और जमीन ऐसी नहीं है जिस पर खेती की जा सके, यानी कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती, सारी की सारी जमीन पर खेती की जाती है। अब भूमि तो स्थिर है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे पैदावार ज्यादा हो सके, उत्पादन ज्यादा हो सके? हाँ, है ऐसा तरीका जिससे पैदावार ज्यादा हो सके, उत्पादन ज्यादा हो सके। इसी को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था कि भूमि स्थिर है, उसी भूमि से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन है और पालमपुर के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसी भूमि से अधिक पैदावार की जा सके, अधिक उत्पादन किया जा सके? हाँ, है ना ऐसा तरीका। कौन सा तरीका? बहुविध फसल प्रणाली। अब इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल पैदा करने को कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बताया मैंने, किसी भूमि पर
एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल पैदा करने को कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। उदाहरण से समझते हैं, मान लो एक खेत में गेहूं बो दिए, गेहूं की कटाई के बाद हमने सब्जियां बो दी, उसके बाद हमने धान की फसल लगा दी। इस तरह से एक वर्ष में हमने कई तरह की फसलें उगा ली। एक वर्ष में हमने गेहूं भी उगा लिया, सब्जियां और धान भी उगा लिए। इसी को कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। तो पालमपुर गाँव में भी बहुविध फसल प्रणाली के द्वारा समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। वो कैसे? बरसात के मौसम में, खरीफ के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं जो कि पशुओं को चराने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती की जाती है। रबी के मौसम में यानी सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। किसान क्या करते हैं, अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से कुछ गेहूं अपने पास रख लेते हैं, बाकी बचे गेहूं को रायगंज की मंडी में बेच देते हैं, जिससे उनको कुछ आमदनी भी होती है, यानी कुछ पैसा मिल जाता है उनको। और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? पालमपुर में भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है, यानी गन्ने की फसल को तैयार होने में पूरा वर्ष लगता है। गन्ने से क्या किया जाता है? गन्ने को कच्चे रूप में या फिर गन्ने के रस से गुड़ बनाकर व्यापारियों को बेचा जाता है। कच्चे रूप में कैसे? खेतों से गन्ने की कटाई की, फिर उसे ट्रैक्टर बैलगाड़ी में लादकर सीधे मंडियों में बेच दिया जाता है, या फिर गन्ने के रस का गुड़ बनाकर बेचा जाता है। इस तरह से किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पालमपुर के किसान एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन कैसे कर पाते हैं, ये भी समझ लेते हैं। एक तो पालमपुर में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, दूसरा बिजली भी जल्दी आ गई थी। बिजली के जल्दी आने से क्या हुआ, जो सिंचाई करने का तरीका था वो बदल गया। पहले किसान क्या करते थे, कुओं से रहट के द्वारा खेतों में पानी देते थे, जिसमें समय ज्यादा लगता था। जब लोगों ने देखा कि जो बिजली से चलने वाले नलकूप है उनसे कम समय में ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है, तो लोगों ने क्या किया, अपने निजी नलकूप लगवा लिए। कुछ नलकूप तो सरकार ने लगाए थे, बाद में किसानों ने अपने निजी नलकूप भी लगा लिए। इससे क्या हो गया, खेती करना आसान हो गया। खेत में अधिक उत्पादन करने का, अधिक पैदावार करने का एक तरीका है बहुविध फसल प्रणाली, जो कि हमने समझ लिया है। दूसरा तरीका कौन सा है, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा कि भूमि स्थिर है, तो क्या उसी भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ज्यादा पैदावार की जा सकती है। उसी भूमि से अधिक पैदावार प्राप्त करने का एक तरीका हमने समझा था बहुविध फसल प्रणाली। इसमें क्या होता है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा की जाती है किसानों के द्वारा, ये हमने समझ लिया था। दूसरा तरीका कौन सा है, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। इसे भी समझते हैं। खेती करने में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनसे उपज कम होती थी, पैदावार कम होती थी, और किसान उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में क्या करते थे, गाय के गोबर का प्रयोग करते थे, जो कि उनको खरीदने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, बल्कि किसान जो पशु रखते थे उनसे उन्हें मिल जाता था। पहले खेती ऐसे की जाती थी। फिर क्या किया गया, हरित क्रांति के द्वारा किसानों को अधिक पैदावार करने वाले बीजों यानी HYV बीजों के द्वारा खेती करना सिखाया गया। यानी ये जो HYV बीज थे, इनसे अधिक उत्पादन होता था। यदि परंपरागत बीज और HYV बीजों की तुलना की जाए तो HYV बीज के एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में पैदावार होती थी। परंपरागत बीजों से ऐसा नहीं होता था। HYV बीजों के प्रयोग से क्या हुआ, एक खेत में पहले की तुलना में ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा, लेकिन HYV बीजों के लिए ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती थी। ये याद रखना है, प्राकृतिक खाद नहीं जिसका परंपरागत बीजों के साथ प्रयोग किया जाता था, उसकी बजाय रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे झंझट उठाने की जरूरत क्या थी किसानों को। HYV बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक। हमारे दिमाग में सवाल ये भी आ सकता है कि HYV बीजों में गोबर की खाद भी तो डाल सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि HYV बीजों के लिए ज्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही ज्यादा अनाज पैदा किया जा सकता था। गोबर की खाद डालकर ज्यादा अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता था। जब ये संयोजन किया जाएगा अधिक पानी का, रासायनिक खाद का, कीटनाशक का HYV बीजों के साथ, तभी ज्यादा उत्पादन हो सकता था। पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। पहले क्या होता था, पालमपुर में परंपरागत बीजों से 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता था। जब HYV बीजों का प्रयोग किया गया तो उत्पादन कितना मिला, 1300 की बजाय 3200 किलोग्राम।
ग्राम, कितना अंतर आ गया। इससे एक फायदा तो जरूर हुआ किसानों को, वो क्या, बाजार में बेचने के लिए किसानों के पास अब गेहूं की ज्यादा मात्रा थी, यानी अब किसान के पास अधिशेष गेहूं की ज्यादा मात्रा होती थी, जिससे उनको आमदनी भी ज्यादा होगी। तो हमने ये दो तरीके पढ़े जिनसे उसी भूमि पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, क्या भूमि ये सब झेल पाएगी? उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब तक हमने क्या समझा है, भूमि स्थिर है और पालमपुर के जो लोग हैं ज्यादातर खेती पर निर्भर हैं, यानी खेती के जरिए अपनी जीविका जुटाते हैं। लेकिन भूमि जो है वो स्थिर है, इससे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है। तो हमने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के कुछ तरीके भी निकाले। क्या क्या? एक बहुविध फसल प्रणाली, दूसरा आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग। इनसे क्या हुआ, खेतों में अधिक उत्पादन हुआ, जिससे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो पाया है। लेकिन भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ये जो हमने तरीके निकाले हैं अधिक उत्पादन प्राप्त करने के, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी? क्या भूमि ये झेल पाएगी? कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। वैज्ञानिकों की रिपोर्टों से ये पता चलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का हमने अति प्रयोग किया है, बहुत ज्यादा उपयोग किया है। वो कैसे? खेतों से अधिक पैदावार करने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग किया है। हमने पिछले पेज में समझा था। रासायनिक खाद के प्रयोग से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। नलकूपों से सिंचाई करने से क्या हुआ है, भूमि जल स्तर कम हो गया है। आपको याद होगा पिछले पेज में हमने समझा था कि HYV बीजों के प्रयोग से रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है, कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके, और अधिक पानी की आवश्यकता होती है खेतों में सिंचाई करने के लिए। खेतों में सिंचाई करने के लिए पालमपुर में लोगों ने क्या किया, अपने निजी नलकूप लगा लिए, जिससे भूमि जल स्तर कम हो गया। ये जो प्राकृतिक संसाधन है भूमि और जल, इनको बनने में कई वर्षों का समय लगता है, इसलिए हमें इनका सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। हमारी किताब में 2 रिपोर्ट दी गई है जिनमें ये बताया गया है कि रासायनिक उर्वरक किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। रासायनिक उर्वरक एक प्रकार के खनिज हैं जो कि पानी में घुलकर पौधों को तुरंत प्राप्त होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक उर्वरक हैं उनमें ऐसा नहीं होता, पौधों को मिलने में काफी समय लग जाता है। हम खेतों में एक के बाद एक फसल उगाते हैं, लेकिन मिट्टी को फिर से तैयार होने में समय लगता है, जिससे पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके, अच्छी फसल पैदावार हो। और हम क्या करते हैं, एक के बाद एक फसल खेतों में बोते हैं, हम खेतों को खाली नहीं छोड़ते। इससे क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, परिणाम क्या होता है, पैदावार अच्छी नहीं होती। जब अच्छी पैदावार नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है जो पानी में घुलकर पौधों को तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वो कैसे, ये उर्वरक मिट्टी से बहकर भूमि जल यानी भूमि के नीचे जो पानी है और सतही जल यानी सतह के ऊपर जो पानी है उसको प्रदूषित करते हैं। दूसरा नुकसान क्या होता है, रासायनिक खाद का लगातार प्रयोग करते रहे तो इससे मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, यानी पहले जितनी पैदावार प्राप्त करने के लिए और अधिक रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होगा, मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होगी, यानी मिट्टी के गुणों में कमी आएगी। मिट्टी के गुणों में कमी आने से क्या होगा, कृषि की लागत बढ़ेगी, यानी फसल उगाने के लिए और अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या क्या नुकसान होते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं, एक तो जल प्रदूषण होता है, दूसरा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तीसरा कृषि की लागत में बढ़ोतरी होती है। ये हमने समझ लिया है कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमने जो तरीके अपनाए हैं उन तरीकों से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नुकसान पहुंचता है, हमें नुकसान पहुंचता है। अब अगले पेज में हम ये समझेंगे कि पालमपुर के किसानों के बीच भूमि का वितरण किस तरह से किया गया है, यानी भूमि का बंटवारा किस तरह से किया गया है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है, यानी पालमपुर के जो किसान हैं उनके बीच में भूमि का वितरण किस तरह से है वो समझेंगे। खेती कितनी महत्वपूर्ण है हमने समझ लिया है, क्योंकि पालमपुर के उदाहरण को देखें तो ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन लोगों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में ही देख लो 450 परिवार है पालमपुर में, जिनमें से 1/3 परिवार यानी 150 परिवार
परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। ये वो परिवार है जो दलित है, इनके पास भूमि नहीं है। बाकी जो बचे उनमें से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, यानी 2 हेक्टेयर से कम भूमि के टुकड़ों पर ये खेती करते हैं। अब इतनी कम जमीन होगी, इनमें जो पैदावार होगी उससे तो सिर्फ परिवार का गुजारा ही होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत आमदनी हो पाए। 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। कुल मिलाकर भूमि का वितरण देखा जाए तो असमान है। ऐसा सिर्फ पालमपुर में नहीं है, पूरे भारत में ऐसा वितरण हमें देखने को मिलता है। इस चित्र के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं कुछ बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, ये देखो। और 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन पर वो खेती करते हैं। किताब में एक कहानी दी गई है, उसको भी देख लेते हैं। गोविंद नाम का एक किसान है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर भूमि है। ज्यादातर भूमि असिंचित है, यानी ज्यादातर भूमि में सिंचाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती। और गोविंद के 3 बेटे हैं, अपने 3 बेटों की मदद से वो खेती करता है। ये जो 2.25 हेक्टेयर की उसके पास जमीन है, इस पर वो अपने 3 बेटों की सहायता से खेती करता है, फिर भी उसका गुजारा ठीक ढंग से नहीं हो पाता। लेकिन गोविंद के परिवार के पास एक भैंस भी है जिससे उनको अतिरिक्त आय हो जाती है और परिवार का गुजारा ठीक ढंग से हो पाता है। यानी सिर्फ खेती करके गोविंद के परिवार का गुजारा नहीं हो पाता। एक भैंस है जिसके दूध को बेचकर उनको कुछ अतिरिक्त आय हो जाती है और परिवार का गुजारा ठीक ढंग से हो जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, गोविंद की मृत्यु हो जाती है। गोविंद की मृत्यु के बाद जमीन गोविंद के 3 बेटों में बट गई। हर एक के पास 0.75 हेक्टेयर की जमीन है। अब क्या है, सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी है। जब गोविंद खेतों में काम करता था उस समय सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। सिंचाई की व्यवस्था तो अच्छी है ही, साथ ही साथ आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया जाता है खेती करने के लिए। इन सब के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पाते। इसलिए क्या करना पड़ता है, गोविंद के बेटों को खेती के अलावा कुछ महीनों के लिए उन्हें दूसरा काम भी ढूंढना पड़ता है, दूसरा काम भी करना पड़ता है। ये हमने समझा पालमपुर में किसानों के बीच भूमि का वितरण, यानी भूमि का वितरण किस तरह से है किसानों के बीच में। जिन किसानों के पास अपनी जमीन है, चाहे उनके पास कम जमीन है या ज्यादा जमीन है, वो श्रम की व्यवस्था किस तरह से करते हैं, यानी वे अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं या फिर श्रमिक लगाते हैं, उसको समझते हैं अगले पेज पर। आपको याद होगा हमने उत्पादन के 4 कारक पढ़े हैं, समझे हैं। कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। तो श्रम उत्पादन का दूसरा कारक है। पालमपुर में भूमि का वितरण किस तरह से किया गया है वो हमने पिछले पेज में समझ लिया है। उसके बाद आता है श्रम। अब साधारण सी बात है, खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। पालमपुर में कुछ छोटे किसान है, कुछ मझोले और बड़े किसान है। तो ये किसान अपने खेतों में श्रम की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं वो समझते हैं। छोटे किसान अपने खेतों में श्रम की व्यवस्था कैसे करते हैं, वे अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में खुद काम करते हैं, यानी अपने परिवार के साथ मिलकर अपने खेतों में काम करते हैं छोटे किसान। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में श्रम की व्यवस्था कैसे करते हैं, दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। यानी मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में खुद काम न करके मजदूरों को किराए पर रखते हैं, और जिन मजदूरों को किराए पर लगाया जाता है उनका फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। यानी जिस फसल को मजदूर खेतों में मेहनत करके उगाता है उस मजदूर का फसल से कोई लेना देना नहीं होता। उनको खेतों में काम करने के बदले मजदूरी दी जाती है। खेतों में काम करने के बदले उन्हें या तो पैसा दिया जाता है या फिर वस्तु के रूप में अनाज दिया जाता है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो क्या है, मजदूरी की दर क्षेत्र और मौसम के हिसाब से कम ज्यादा होती है। यानी एक क्षेत्र में मजदूरी की दर कुछ और होगी और दूसरे क्षेत्र में मजदूरी की दर कम या ज्यादा हो सकती है। मजदूरी की दर के साथ साथ रोजगार की अवधि में भी भिन्नता देखने को मिलती है। वो कैसे, खेतों में जो मजदूर काम करते हैं उनको या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम मिलता है, यानी मान लो एक दिन में काम करने के 400 रुपए मिलते हैं। जितने दिन मजदूर से काम कराया जाएगा 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसे मजदूरी दी जाएगी। ये दैनिक आधार पर हो गया। और क्या होता है, मजदूरों को विशेष कार्य के लिए, जैसे कि गेहूं की फसल पककर तैयार
तैयार है तो कटाई के समय मजदूरों को काम पर रख लिया, या फिर जैसे धान की रोपाई करनी है तो धान की रोपाई के समय मजदूरों को काम पर रख लिया। इस तरह से मजदूरों को भी पूरे वर्ष काम नहीं मिलता। किताब में एक और कहानी दी गई है, उसे भी समझ लेते हैं। डाला नाम का एक मजदूर है जो दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करता है। अब जो बड़े किसान हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से खेतों में श्रमिक लगाते हैं। डाला को पूरे साल काम नहीं मिल पाता, उसे काम ढूंढते रहना पड़ता है। यानी जब किसानों को जरूरत होती है मजदूरों की तभी वो डाला जैसे मजदूरों को काम पर रखते हैं, जैसे कि कटाई के मौसम में या फिर रोपाई के मौसम में। मजदूरों को एक समस्या तो ये हो गई कि उन्हें पूरे साल काम नहीं मिल पाता। दूसरी समस्या क्या होती है मजदूरों को, सरकार ने मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी तय की है 300 रुपए एक दिन का, लेकिन डाला को मिलते हैं सिर्फ 160 रुपए। इसका भी एक कारण है, वो क्या है? एक तो भूमि का वितरण सही ढंग से नहीं हुआ है, दूसरा खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए मजदूरों को कम मजदूरी कम पैसे में भी काम करने के लिए राजी होना पड़ता है। अब समझने वाली बात ये है कि जिन किसानों के पास जमीन है उनका तो किसी तरह से गुजारा हो जाता है, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनको मजदूरों के रूप में काम करना पड़ता है, और काम मिल भी जाता है तो सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी के हिसाब से इनको मजदूरी नहीं मिल पाती। और जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन है वो उस जमीन से गुजारा नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, साल के कुछ महीने दूसरे काम ढूंढने पड़ते हैं। इस पेज में हमने क्या समझा कि छोटे किसान, मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में श्रम की व्यवस्था कैसे करते हैं। किसानों ने श्रम की व्यवस्था तो कर ली, अब खेतों में खेती करने के लिए आवश्यक पूंजी तो चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा कि किसान खेती करने के लिए श्रम कैसे जुटाते हैं। छोटे किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में खुद काम करते हैं। मझोले और बड़े किसान जो होते हैं वो श्रम कैसे जुटाते हैं, मजदूरों को किराए पर लगाते हैं काम करने के लिए। अब तीसरा उत्पादन का कारक कौन सा होता है, पूंजी, उसको कैसे जुटाया जाता है वो समझते हैं। यदि किसान आधुनिक तरीकों से खेती करते हैं यानी HYV बीजों का प्रयोग करके खेती करते हैं तो इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक धन की आवश्यकता होगी। तो किसान पूंजी जुटाते कैसे हैं वो समझते हैं। जो छोटे किसान हैं वो पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं, धन उधार लेकर। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे किसानों के पास जमीन कम है, इससे उत्पादन भी कम होता है। छोटे किसान परिवार की आवश्यकता के हिसाब से अनाज अपने पास रख लेते हैं, बाकी बचे अनाज को, जिसे अधिशेष अनाज कहते हैं, उसको मंडियों में बेच देते हैं। इनके पास अधिशेष अनाज भी कम होता है, क्यों? क्योंकि इनके पास जमीन कम है। जब अधिशेष अनाज कम होगा तो आमदनी भी कम होती है, इसलिए उनको अगली फसल उगाने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। जो कर्ज लिया जाता है उस पर ब्याज की दर भी बहुत ज्यादा होती है। कर्ज को चुकाने के लिए उनको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। यहाँ पर सविता की कहानी दी गई है। इस कहानी के जरिए हम ये समझेंगे कि छोटे किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सविता एक लघु किसान है, उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है जिस पर उसे गेहूं उगाना है। उसे नकद पैसे चाहिए, किस लिए? बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए, पानी खरीदना है, उसे खेती करने के लिए औजारों की मरम्मत करवानी है। इन सब के लिए उसे धन की जरूरत है और उसके पास इतना धन नहीं है। अब सविता खेती नहीं करेगी तो गुजारा कैसे होगा? तो सविता ये निर्णय लेती है कि वो तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान से कर्ज लेगी। तेजपाल सिंह भी कर्ज देने के लिए तैयार है, लेकिन ब्याज की दर बहुत ज्यादा है। कितनी है? 24%। तो सविता जैसे जो किसान है वो कर्ज भी चुकाएंगे, ब्याज भी देंगे, साथ ही साथ उन्हें ये वादा भी करना पड़ेगा कि कटाई के मौसम में यानी जब फसल पककर तैयार होगी उसकी कटाई के समय सविता को एक मजदूर के रूप में तेजपाल सिंह के खेतों में काम करना होगा। कहने का मतलब ये है कि सविता को यदि अपने खेतों में फसल उगानी है, उसके पास पैसा नहीं है तो उसे कर्ज पर पैसा उधार लेना होगा। बदले में वो ब्याज की बहुत ऊंची दर भी चुकाएगी। साथ ही साथ उसे ये भी वादा करना पड़ेगा कि वो कटाई के समय तेजपाल सिंह के खेतों में फसल की कटाई करवाएगी
जाएगी। बदले में सविता को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना दिया जाएगा, यानी मजदूरी दी जाएगी, जो कि सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी से काफी कम है, 200 रुपए कम है। सविता के 3 बच्चे हैं जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी पूरी तरह से सविता पर ही है। इतनी सारी समस्याओं के बावजूद सविता को तेजपाल सिंह की सभी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सविता को ये मालूम है, सविता को ये पता है कि छोटे किसानों को कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? जो छोटे किसान हैं वो पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं? पैसा उधार लेकर। मझोले और बड़े किसान पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं? उनको खेती से बचत होती है, क्योंकि मझोले और बड़े किसानों के पास जमीन ज्यादा है, इनके खेतों में उत्पादन भी ज्यादा होता है। इस तरह से इनके पास अधिशेष अनाज की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे वे मंडी में बेचकर कुछ धन अपने पास बचत के रूप में रखते हैं। इस बचत को वे अगली फसल के लिए पूंजी की व्यवस्था करने में प्रयोग करते हैं। इस तरह से मझोले और बड़े किसान अपनी बचत से आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खेती करने के लिए आवश्यक पूंजी किसानों ने जुटा ली। जिन छोटे किसानों के पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, उन्होंने कर्जा लेकर, और बड़े किसानों को पूंजी जुटाना आसान है क्योंकि उनके पास पर्याप्त साधन है। हालांकि छोटे किसानों को कई तरह की समस्याएं आती हैं। ये हमने सविता की कहानी से समझ लिया है। अब आती है अनाज को मंडी में बेचने की बारी, यानी अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। फसल की कटाई के बाद उत्पादन पूर्ण हो जाता है, यानी अब किसानों के पास अनाज है। इस अनाज का किसान क्या करते हैं वो समझते हैं। अब मान लो किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन किया है। गेहूं की कटाई के बाद उत्पादन पूर्ण हो गया। कटाई के बाद किसानों के पास गेहूं आ गया। अब किसान इस गेहूं का क्या करेंगे? सारा गेहूं तो उपयोग होगा नहीं, इसलिए किसान अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से कुछ गेहूं अपने पास रख लेते हैं, बाकी बचे गेहूं को मंडी में बेच देते हैं, यानी जो अधिशेष गेहूं होता है उसको मंडी में बेच दिया जाता है। अब जो छोटे किसान हैं उनके पास अधिशेष गेहूं बहुत कम होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन भी बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास भूमि भी कम है, तो कुल उत्पादन भी कम ही होगा। गेहूं का बड़ा भाग परिवार की आवश्यकता के लिए रख लिया जाता है, जो छोटा भाग होता है उसे मंडी में बेच दिया जाता है, जिससे इनको आमदनी भी बहुत कम होती है। मझोले और बड़े किसान जो है वो मंडी में ज्यादा गेहूं बेच पाते हैं, बाजार में ज्यादा गेहूं बेच पाते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोगे। जो बड़े किसान हैं वो बाजार में ज्यादा अनाज बेच पाते हैं, जिससे इनको अच्छी कमाई होती है। तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान इस पैसे का क्या करते हैं? अधिकांश पैसे को बैंक के खाते में जमा कर दिया जाता है। बैंक में जमा पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है? सविता जैसे किसानों को उधार देने के लिए, कर्जा देने के लिए। और कैसे प्रयोग किया जाता है? अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में। आपको याद होगा हमने पिछले पेज में समझा था कि छोटे किसान कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं? उधार लेकर। जो मझोले और बड़े किसान हैं वो कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास भूमि अधिक है। भूमि अधिक है, उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, अधिशेष अनाज भी ज्यादा होगा, जिसे वे मंडी में बेचकर अच्छी कमाई करते हैं। उस कमाई के अधिकांश पैसे को बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। उसमें से कुछ पैसा छोटे किसानों को कर्जा देने के लिए किया जाता है, कुछ पैसा अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में बड़े और मझोले किसान करते हैं। और क्या करते हैं? स्थिर पूंजी में वृद्धि। वो कैसे? कुछ पैसे की बचत करके बड़े किसान क्या करते हैं? पशु, ट्रक, ट्रैक्टर खरीदते हैं या फिर दुकान खोल लेते हैं। इससे उनकी स्थिर पूंजी में वृद्धि होती है। तो इस तरह से मझोले और बड़े किसान अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचकर कमाई के एक हिस्से को इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ी है कृषि से संबंधित क्रियाएं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि पालमपुर के ज्यादातर लोग खेती करते हैं। कुछ लोग हैं जो अन्य कामों में लगे हुए हैं, यानी गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, छोटे स्तर पर उत्पादन। अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी की जाती हैं उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, यानी ज्यादातर लोग खेती करते हैं, खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग ऐसे हैं जो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, कृषि के अलावा अन्य कामों में लगे हुए हैं, यानी गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं। अब एक एक करके ये समझते हैं कि पालमपुर में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं की जाती हैं। सबसे पहली आती है डेयरी। पालमपुर के कई परिवार डेयरी का काम करते हैं, अपनी गाय भैंसों को कई तरह का चारा डालते हैं, जैसे कि बरसात के मौसम में उगने वाला ज्वार और बाजरा। ये लोग अपने पशुओं का दूध निकाल कर इकट्ठा करके रायगंज के गाँव में बेच देते हैं। दूध बेचकर कुछ आमदनी हो जाती है। जो शाहपुर है वहाँ पर दूध संग्रह और शीतलन केंद्र खोला गया है। यहाँ पर दूध इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे पैकेटों और बोतलों में पैक कर शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। क्योंकि सब लोग तो गाय भैंस नहीं रखते। पैकेजिंग वाले दूध के उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि अमूल मिल्क हो गया, मदर डेयरी। तो शहरों में रहने वाले लोग पैकेट बंद दूध का ही प्रयोग करते हैं। तो पालमपुर के लोग क्या करते हैं, अपने गाय भैंसों का दूध इकट्ठा करके रायगंज में जाकर बेच देते हैं, जहाँ से दूध को दूर दूर के शहरों और कस्बों में बेचा जाता है। डेयरी के बाद गैर कृषि क्रियाओं में आता है लघु स्तरीय विनिर्माण। पालमपुर में बहुत कम लोग हैं जो विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं और बहुत छोटे स्तर पर किया जाता है। उत्पादन कैसे किया जाता है? उत्पादन में बहुत सरल और आसान विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गन्ने के रस से गुड़ बनाना, टोकरियां बनाना, खाट या चारपाई बनाना। तो परिवार के लोग ही मिलकर इन कामों को कर लेते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मजदूरों को किराए पर निर्माण में लगाया जाता है। यानी ज्यादातर विनिर्माण कार्य कैसे किया जाता है? परिवार के लोग ही मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि छोटे मोटे स्तर पर ही उत्पादन किया जाता है। पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए मिश्री लाल की कहानी दी गई है। मिश्री लाल ने क्या किया है, गन्ना पेरने की मशीन खरीदी। अब देखो, नाम मिश्री लाल है और काम क्या है, गुड़ बनाने का। नाम में भी मिठास और काम में तो है ही। तो गन्ना पेरने की मशीन को मिश्री लाल ने अपने खेतों में ही लगा लिया है। मिश्री लाल का काम क्या है, गन्ने के रस से गुड़ बनाना। मिश्री लाल क्या करता है, अन्य किसानों से भी गन्ना खरीदता है, फिर गुड़ का उत्पादन करके शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। ये था लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। गैर कृषि क्रियाओं में अब आती हैं दुकानें। पालमपुर में कुछ दुकानें भी होंगी जो लोगों की जरूरतों को पूरा करती होंगी, क्योंकि हर किसी के पास हर चीज हो ऐसा संभव नहीं है। तो पालमपुर के दुकानदार क्या करते हैं, शहरों के थोक बाजार से वस्तुएं लाते हैं और इन वस्तुओं को गाँव में बेच देते हैं, जैसे कि चावल, चाय, कॉपी, पेन, पेंसिल, टूथपेस्ट, मोमबत्तियां, कपड़े आदि और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। जिन लोगों का घर बस स्टैंड के पास है उनको एक और फायदा है, उन्होंने क्या किया है, अपने घर के एक भाग में दुकान खोल ली है, यानी उनको दुकान किराए पर नहीं लेनी पड़ती। उसमें वे खाने पीने की चीजें रखते हैं या फिर अन्य सामान रखते हैं। इस तरह से पालमपुर में दुकानदारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। दुकानदारी के बाद आता है परिवहन। तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई तरह के वाहन चलते हैं, जैसे कि रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रक। तो परिवहन सेवाओं में कौन कौन लगे हुए हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, तांगा चलाते हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग, ये लोग परिवहन सेवाओं में लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पर भी एक कहानी दी गई है किशोर की। किशोर क्या है, एक खेतीहर मजदूर है। अन्य मजदूरों की तरह किशोर को भी अपनी मजदूरी से परिवार का पालन पोषण करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता। तो किशोर ने क्या किया, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नया काम करने की सोची। उसने बैंक से कर्ज लिया, उस पैसे से उसने एक भैंस खरीदी, वो भैंस का दूध बेचता है। आगे चलकर उसने एक भैंसा गाड़ी भी बना ली, जिसमें वो कई प्रकार का सामान ले जाता है। किशोर को हर महीने परिवहन से संबंधित कोई न कोई काम मिलता रहता है, जैसे कि गंगा के
के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लाता है, कभी कभी गुड़ तथा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। इस तरह से उसको काम मिलता रहता है। इससे क्या हुआ है, अब वो अधिक पैसा कमाने लगा है, यानी किशोर की आमदनी बढ़ी है, जिससे वो अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर पाता है। ये हमने समझी पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी अगली वीडियो में हम पाठ 2 समझेंगे, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग।